हेलो बच्चों। देखो बच्चों, हमने इंसुलेटर्स का बेसिक तो पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 4 टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। आपका पिन टाइप इंसुलेटर जो कि 33 केवी के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जिसका इस्तेमाल हम रोड क्रॉसिंग या कोई शार्प कर्व हो वहाँ यूज़ करते हैं। या तीसरा है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो कि हमारे 33 केवी से ज़्यादा की लाइन होती है वहाँ यूज़ करते हैं। कई सारे फ़ायदे थे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के, जैसे कि इसमें हम नंबर ऑफ़ इंसुलेटर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, डिस्क इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई भी यूनिट या कोई भी डिस्क ख़राब हो जाए तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी नई डिस्क के साथ, ठीक है ना। यदि और कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर हमें बढ़ाना हो तो उस केस में हम एक नई डिस्क 1 या 2 जैसा कि जितना वोल्टेज बढ़े उसके हिसाब से ऐड अप कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रिंग बनी हुई है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स की उसके साथ। तो ये कुछ फ़ायदे थे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के। अब जो अगला टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ओवर ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, या ये एग्ज़ाम में स्ट्रिंग एफिशिएंसी के नाम से भी आता है। देखो बच्चों, स्ट्रिंग का मतलब है लड़ी, जो लड़ी बन गई है इंसुलेटर्स की उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालें हम। तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स का एक और टॉपिक है। उसमें हमने मान लिया है कि हमारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लिए 3 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 3 इंसुलेटर डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सीरीज़ में इस तरीके से लगी हुई हैं, और लास्ट वाली डिस्क के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, आपका कंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर जुड़ा हुआ है, ये आपका तार है जो करंट कैरी करता है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर फॉर्म होता है। ये आपका लिंक है, इंसुलेटर का लिंक है जहाँ से जुड़ते हैं तीनों। ये इंसुलेटर डिस्क, ये मेटल लिंक होता है। ये आपके टावर की क्रॉस आर्म है, दिस इज़ द क्रॉस आर्म, ये भी मेटल की होती है। तो ये मेटल हो गया, ये लिंक भी मेटल का है। तो 2 मेटल्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर डिस्क है। तो यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। ऐसे ही नेक्स्ट इस वाली लिंक और इस वाली लिंक के बीच में कैपेसिटर बनता है, इस लिंक और इस कंडक्टर के बीच में कैपेसिटर बनता है, ठीक। तो ये हमारे जो कैपेसिटर फॉर्म होते हैं इनको हम म्यूचुअल कैपेसिटर या इसको हम सेल्फ कैपेसिटर बोलते हैं। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूँ। यदि मैं इन इंसुलेटर्स को कैपेसिटर्स के द्वारा रिप्लेस कर दूँ तो ये डायग्राम इस तरीके से बन गया। माना ये C हो गया, C हो गया, C, क्योंकि सारी आइडेंटिकल एक जैसी इंसुलेटर डिस्क हैं, तो जो आपके कैपेसिटर्स बनेंगे वो भी सेम ही बनेंगे। तो ये केस हुआ यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ जो वोल्टेजेस देखे हैं V1, V2, V3, हर एक डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज मैंने लिया है वो अलग अलग है। इसका कारण क्या है, देखो बच्चों, यदि इन तीनों, ये जो तीनों डिस्क हैं इनमें जो चार्जिंग करंट है वो सेम फ्लो हो रहा होता, अगर करंट की वैल्यू सेम होती तो जो कैपेसिटर बनता हमारा, ठीक है, वो क्या रहता हमारा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता, वो वोल्टेज भी क्या रहता, सेम रहता। यदि करंट सेम फ्लो होता तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता, बट ऐसा होता नहीं है। वो होता क्यों नहीं है उसको ज़रा आप लोग समझो। देखो ये आपका टावर है, दिस इज योर टावर, ये आपका पोल है या टावर है, मैंने यहाँ भी बना दिया है टावर आपका। देखो ये जो कैपेसिटर्स हैं ये मेटल लिंक्स के जो आपके इंसुलेटर्स की लिंक है उनके बीच तो बनता ही बनता है। एक कैपेसिटर हमारा इस टावर के साथ और इस इंसुलेटर जो लिंक है इसके साथ फॉर्म होता है इस तरीके से। ये हमारा कहलाता है शंट कैपेसिटर, इसको मैंने नाम दे दिया C1। इस शंट कैपेसिटर की वजह से इन तीनों इंसुलेटर डिस्क में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अलग अलग करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से इन तीनों में जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग होगी। इसी वजह से मैंने इन तीनों में अलग अलग वोल्टेज माना है। पहले वाले में मैंने V1 माना है, दूसरे में V2 माना है और तीसरे में V3 माना है। और इसी वजह से ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। और यदि हमारा करंट सेम होता, किसी वजह से ये हमारा कैपेसिटर ना बने यहाँ पर, तो करंट सेम फ्लो होगा तो वोल्टेज जो आएंगे सेम आएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, और फाइनली हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक करंट मान लेता हूँ बच्चों यहाँ से। देखो ये 2 आपके नोड बन रहे हैं, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, है ना।
ये दो जंक्शंस हैं ए और बी। यहाँ से करंट माना मैंने कैपिटल I3 करंट यहाँ से चला, जैसे इस नोड पे पहुँचा ये दो हिस्सों में बट गया, एक तो हमारा शंट कैपेसिटर में चला गया, एक आपका जो सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटर है उसमें चला गया। म्यूचुअल वाले में मैंने माना कैपिटल I2 और शंट वाले में स्मॉल I2। ऐसे ही जब ये कैपिटल I2 आगे गया ए पॉइंट पे पहुंचा तो म्यूचुअल वाले में मैंने माना कैपिटल I1 और शंट वाले में स्मॉल I1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं आपको V1, V2, V3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताता हूँ। थोड़ा बेसिक समझ लो आप लोग। किसी कैपेसिटर के अक्रॉस हम वोल्टेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, जो कैपेसिटर होता है C, सबसे पहले हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस में चेंज करते हैं XC में। ठीक है, XC की वैल्यू होती है 1/ωc। ठीक, अब यदि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और वोल्टेज हमने V अप्लाई किया हुआ है तो V की वैल्यू होगी I इंटू XC। मैं यहाँ से I निकालूँ तो ये होगा V/XC। XC की वैल्यू आप यदि 1/ωc रख दें, V/1/ωc, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I विच इज़ इक्वल टू V इंटू ωc। इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग पढ़ते हो, फिजिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाया जाता होगा। करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी कैपेसिटर में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो I इक्वल टू V इंटू ωc, यही इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम एट नोड नंबर A पर KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहता है, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। समेशन का मतलब क्या है कि यदि हम आने वाले करंट को एक साथ जोड़ दें इज इक्वल टू जाने वाले करंट जोड़ दें, ठीक है, तो हम KCL सही तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। यदि हम नोड A पर देखें, आने वाला करंट कैपिटल I2 है, हमने कैपिटल I2 रखा, इज इक्वल टू जाने वाले करंट स्मॉल I1 और कैपिटल I1 है, स्मॉल I1 प्लस I1 कैपिटल I1। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला हमने देखा है कि हम किसी भी कैपेसिटर में करंट कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है V उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंटू एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इंटू C, उस कैपेसिटर की वैल्यू, कितना कैपेसिटेंस है उसका। ठीक है, तो I2 किस में फ्लो कर रहा है बच्चों, I2 हमारा इस वाले कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है, इसका वोल्टेज V2 है, तो हम लिखेंगे V2 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू C है इंटू C। ऐसे ही I1 कहाँ फ्लो कर रहा है बच्चों, I1 इस कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है, इसमें वोल्टेज कितना है जरा ध्यान देना, इस पॉइंट A और इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या है, देखो ये वाला पॉइंट सेम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस ऊपर वाले पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, तो ये सेम पॉइंट है, ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहाँ भी वोल्टेज क्या है बच्चों, V1 है। इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ ऊपर, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज V1। ऐसे ही A पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है C1 के अक्रॉस वोल्टेज हो गया हमारा V1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू V1 इंटू ओमेगा C1 प्लस कैपिटल I1 हो गया हमारा V1। कैपिटल I1 कहाँ फ्लो कर रहा है, C में, यहाँ वोल्टेज V1 आपको दिख रहा होगा, V1 इंटू ओमेगा C। तो ओमेगा तो सब में कॉमन है, ओमेगा से ओमेगा काट दो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा V2 इंटू C इज इक्वल टू V1 इंटू C1 प्लस V1 इंटू C। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ पे। हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका शंट कैपेसिटेंस है C1 और जो आपका सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस C है, इन दोनों का रेशो हमने एज्यूम कर लिया K है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ C की फॉर्म में K इंटू C। ठीक है, तो मैं यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट करूँगा, तो ये हो गया V2 इंटू C इज इक्वल टू V1 इंटू, क्या वैल्यू है C1 की बच्चों, K इंटू C प्लस V1 इंटू C। अब यहाँ भी C, यहाँ भी C से C करते चले गए, V2 इक्वल्स टू V1 कॉमन लिया 1 प्लस K। तो दिस इज़ द वोल्टेज V2 इन टर्म्स ऑफ V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लगाता हूँ एट नोड B। नोड नंबर B पर आप लोग KCL लगाओ सेम, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। ठीक है, I3 की वैल्यू क्या होगी, V3 इंटू ओमेगा, क्या वैल्यू है कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू I2 कहाँ फ्लो कर रहा है, बीच वाले कैपेसिटेंस में, वोल्टेज V2 है वहाँ पे, V2 इंटू ओमेगा C प्लस I2। देखो जो हम I2 की बात करेंगे तो हमें वोल्टेज बड़े ध्यान से देखना है। वोल्टेज कैसे देखेंगे, देखो I2 हमारा करंट इस कैपेसिटेंस से फ्लो कर रहा है, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कौन सा है बच्चों, A पॉइंट और मैंने माना X पॉइंट, A और X पॉइंट के बीच का वोल्टेज है। X पॉइंट माना ये Y पॉइंट है और ये Z पॉइंट है, X Y Z ये तीनों पॉइंट सेम हैं। तीनों पॉइंट क्या है, सेम है, एक जीरो रजिस्टेंस के वायर से जुड़े हुए हैं, ऐसे मानो आप। तो जो पॉइंट X है वो Y है, जो Y है वो Z है।
तो हम कह सकते हैं ए और बी, ए बी और एक्स के बीच का जो वोल्टेज है वो बी और जेड के बीच का वोल्टेज है। ठीक, बी और एक्स के बीच का वोल्टेज वही होगा जो बी और इस वाले पॉइंट के बीच का वोल्टेज होगा, जो कि हमारा V1 प्लस V2 है। ध्यान रखना है ये V1 प्लस V2, ठीक है। और हमारा कैपेसिटेंस क्या है, I2 में, स्मॉल I2 में कैपेसिटेंस क्या है, C1 इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया। C1 की वैल्यू मैं दोबारा पुट करूँगा, K इंटू सी, V3 इंटू सी इज इक्वल टू V2 इंटू सी प्लस V1 प्लस V2 इंटू K इंटू सी से सी कट गई दोबारा से। V3 इक्वल्स टू V2 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, V1 1 प्लस K प्लस V1 प्लस V2 की वैल्यू V1 1 प्लस K, ठीक है। और बाहर आ गया हमारा K आ गया। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया हमारा V1, अगर मैं V1 कॉमन ले लूँ सारे में से तो यहाँ तो 1 प्लस K बचा कॉमन, यहाँ बचा +1 और यहाँ पे बचा +1 प्लस K और बाहर K बच गया हमारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और ये वैल्यू आ गई 1 2 3 V1 3 प्लस, और ये K एक ये हो गया हमारा, एक K हो गया 3 प्लस 2K 3 प्लस, तो यहाँ से जो V1 कॉमन लिया हमने तो यहाँ 1 प्लस K बचा, देखो 1 प्लस K ये बच गया। और इस सारे में से V1 कॉमन लेंगे, इस यहाँ 1 बचेगा और ये V1 बाहर आ गया 1 प्लस K और एक K इसके साथ है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन होगी। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब इसको इस K की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम लोग, आपको दिख रहा होगा V3 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V1 बाहर है ही, क्या वैल्यू है 1 प्लस K और K प्लस K स्क्वायर, 1 प्लस K आगे आया हमारा, अंदर के K की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, K प्लस K स्क्वायर, K प्लस K स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर V3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब एक इक्वेशन और फाइंड करनी है हमें, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, V1 रखेंगे, V2 की वैल्यू V1 1 प्लस K इक्वेशन नंबर 2 से, और V3 की वैल्यू V1 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तीनों में से V1 कॉमन ले लो, 1 प्लस K प्लस 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, कितना हो गया ये, 1 2 3 तो सिंपल हो गया ये हमारा V1, 3 प्लस K कितने हो गए, 3 और 1 4 K हो गए, और ये K स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज V आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जो आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये सब काम आएगा। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये क्या है जी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है नीटा इज इक्वल्स टू वोल्टेज, याद रखेंगे आप लोग, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, जो पूरी स्ट्रिंग है उसका टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ डिस्क्स, कितनी इंसुलेटर्स डिस्क या यूनिट्स इस्तेमाल करी हैं, इनटू वोल्टेज अक्रॉस लोअर यूनिट। देखो मेरा यूनिट का मतलब है यहाँ पे इंसुलेटेड डिस्क, ठीक है। परसेंटेज में फाइंड करना है तो परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा सा। अब ये वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग या टोटल वोल्टेज क्या है, अभी आपने फाइंड किया है V है, V अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 है, या आप इसको एक जनरल मान लें तो इसको हम N भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, N लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स N, इनटू वोल्टेज अक्रॉस लोअर यूनिट, सबसे नीचे वाली यूनिट का वोल्टेज क्या है, V3 है, जो कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, सबसे लोअर यूनिट में जो कि कंडक्टर के पास होती है उसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ या ऊपर वाली यूनिट की तरफ मूव करते हैं आपका वोल्टेज कम होता जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस लोअर यूनिट है हमारा V3। अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करता हूँ तो परसेंटेज एफिशिएंसी इंटू 100 हो जाएगा। ये आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। कैपिटल V की वैल्यू क्या है, V1 इंटू 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर डिवाइड बाई N इंटू
V3 की वैल्यू क्या है, V1 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर V1 से V1 कट गया इंटू 100। तो ये आ गया भाई हमारा 3 यूनिट्स के लिए, अगर 3 इंसुलेटर डिस्क हैं उनके लिए आपके परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपॉन n 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, आप लोग इसको याद नहीं करेंगे, रटना वटना है नहीं किसी को। अगर पेपर में आता है तो आप सिंपल जो मेथड था हमारा नोड करंट लगा के सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। केवल इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जो आपका मेन फॉर्मूला है, वोल्टेज अक्रॉस फुल स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वोल्टेज अक्रॉस लोअर मोस्ट यूनिट। ठीक है, तो ये सब खत्म हो गया है भाई, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। यदि इस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो उसके क्या तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू।